हेपर सल्फ्यूरिस, कॉमन नेम सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम, केमिकल फार्मूला CaS। फॉर टॉर्पिड लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशंस, सो हेपर सल्फ जो है वो टॉर्पिड मने लेथार्जिक, स्लो, स्लगिस, एंड लिम्फेटिक मने जिनका बॉडी जो है वो पेल होता है, फ्लैबी होता है, स्लगिस होते हैं। फ्लैबी कहने का मतलब जिनके अंदर सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा है, सॉफ्ट फैट ज़्यादा है मसल के कंपैरिजन में। पर्सन्स विद लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन, ऐसे पर्सन्स जिनमें लाइट हेयर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्शन जो है वो लाइट होता है। स्लो टू एक्ट, यानी पर्सन जो है वो धीरे धीरे काम करता है, लेजी होता है। मसल्स सॉफ्ट एंड फ्लैबी, मसल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं, एंड फ्लैबी का मतलब जिनकी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू फैट ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ मसल्स। द स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सेपरेशन, छोटा सा भी अगर उनको कहीं इंजरी होता है, चोट लगता है, तो उसमें पस बनने की टेंडेंसी होती है। ऐसा ग्रेफाइटिस और मरकरी में भी देखने को मिलता है। डिजीजेज वेयर द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय द एब्यूज ऑफ मरकरी, ऐसी डिजीजेज जहाँ पर जो सिस्टम है वो मरकरी के एब्यूज़ की वजह से इंजर्ड हुआ हो, डैमेज हुआ हो। इन डिजीजेज वेयर सेपरेशन सिम्स इनएविटेबल, ऐसी बीमारियां जहाँ पर पस का फॉर्मेशन जो है वो अनएवॉइडेबल है, बनेगा ही बनेगा, जहाँ पर टेंडेंसी टू सेपरेट है। हेपर में ओपन द एब्सेस एंड हास्टन द क्योर, तो ऐसे केसेस में हेपर जो है वो एब्सेस को ओपन कर सकता है और क्योर को फास्ट कर सकता है। ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली, हेपर सेल्फ का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फिजिकली और मेंटली भी। द स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट्स हिम, हल्का सा भी जो कॉज है उससे पेशेंट इरिटेट हो जाता है। क्विक हास्टी स्पीच एंड हास्टी ड्रिंकिंग, पेशेंट क्विक होता है सेंसिटिवनेस की वजह से, जल्दी जल्दी बोलता है, जल्दी जल्दी पीता है। पेशेंट इज पीविस, पेशेंट जो है वो इरिटेबल होता है। एंग्री एट लीस्ट ट्रिफल, छोटी सी बात पे भी जो है वो गुस्सा हो जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियकल, हाइपोकॉन्ड्रियक कहने का मतलब जिनको हेल्थ एंग्जाइटी होती है, कैसे पर्सन जो बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनको ऐसी कोई डिजीज़ नहीं होती, फिर भी वो मान लेते हैं कि उनको ऐसी डिजीज़ है और उस डिजीज़ को मान के अनरीजनेबली एंग्शियस रहते हैं, बिना किसी रीज़न के परेशान रहते हैं। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, हेपर सेल का पेशेंट जो है वो कोल्ड एयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इमेजिन सी कैन फील द एयर इफ़ अ डोर इज़ ओपन इन द नेक्स्ट रूम, यानी बगल के कमरे में भी अगर कहीं दरवाज़ा खुला छूट गया है तो ऐसा इमेजिन करता है कि वो हवा को फील कर सकता है। मस्ट बी रैप्ड अप टू द फेस इवन इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में भी वो अपने आप को फेस तक रैप कर लेता है, ऐसा सुराइना में भी देखने को मिलता है। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, कोई उसको अनकवर कर दे ऐसा उसको बर्दाश्त नहीं है, ऐसे ही नक्श में भी देखने को मिलता है। कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, और अगर कवर करना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो ऐसा कैम्फर में और सिकेल कॉर में देखने को मिलता है। टेक कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर, हल्की सी भी ठंडी हवा लगने की वजह से उसको कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ऐसा ट्यूबरकुलाइनम में भी देखने को मिलता है। यूरिन फ्लो इम्पेडेड, यूरिन का जो फ्लो है वो कैसा होता है, हिंडर्ड होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, स्लो होता है। वॉइडेड स्लोली, यूरिन जो है वो धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है। विदाउट फोर्स, बिना किसी फोर्स के, एंड ड्रॉप्स वर्टिकली, यूरिन जो है वो धार से नहीं गिरती, वो सीधा गिरती है, वर्टिकल। एंड इज ऑब्लाइज टू वेट अ वाइल बिफोर इट पासिस, और यूरिन का फ्लो जो है वो इतना वीक होता है, बिना फोर्स के होता है कि पेशेंट को थोड़ी देर वेट करना पड़ता है यूरिन पास होने के लिए। ब्लैडर इज़ वीक एंड इज़ अनेबल टू फिनिश, ब्लैडर वीक होता है और यूरिन जो है वो फिनिश नहीं हो पाता, पेशेंट को ऐसा फील होता है, सीम्स एज इफ सम यूरिन ऑलवेज रिमेन्स, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यूरिन रह गई है ब्लैडर में, ऐसा एल्यूमिना और सैलिशिया में भी देखने को मिलता है। कफ व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, खांसी कब होती है, जब बॉडी का कोई भी पार्ट अनकवर्ड रह जाता है, ऐसा रेस्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। क्रूपी चोकिंग स्ट्रैंगलिंग, जो कफ है वो कैसा होता है, ड्राई बार्किंग कफ है। चोकिंग मतलब जिनमें सांस लेने में दिक्कत हो, स्ट्रैंगलिंग का मतलब भी वही है। फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, ड्राई वेस्ट विंड के एक्सपोजर की वजह से, द लैंड विंड, ऐसी हवा जो ज़मीन से आती है।
ऐसा एकोनाइट में भी देखने को मिलता है। एज़मा, ब्रीदिंग एंक्सियस, वीजिंग, रैटलिंग। एज़मा के केस में जो ब्रीदिंग है वो एंक्सियस होती है। वीजिंग का मतलब उसमें सांस की आवाज़ सुनाई देती है, ऑडिबल ब्रेथ हो जाती है। रैटलिंग का मतलब जिसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आती हो। शॉर्ट डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग होती है। थ्रेटन्स सफोकेशन, जिनमें सफोकेशन होने की टेंडेंसी हो। मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप, सर जो है वो पीछे करके पेशेंट उठ के बैठ जाएगा बिकॉज ऑफ थ्रेटेंड सफोकेशन आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। और अगर इज़्मा सप्रेस्ड इरप्शन के बाद आ रहा है देन हिपरसेल्फ इज इंडिकेटेड एंड सुराइनम इज ऑल्सो इंडिकेटेड। क्रूप आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड। क्रूप मतलब वही बार्किंग कफ, अगर ड्राई कोल्ड विंड के एक्सपोजर के बाद आ रहा है तो यहाँ पर हिपरसेल्फ भी इंडिकेटेड और एकोनाइट भी इंडिकेटेड है। डीप रफ बार्किंग कफ विद हॉर्सनेस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस। डीप रफ बार्किंग कफ है, इसके साथ साथ हॉर्सनेस माने चेंज इन वॉइस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, म्यूकस के खड़खड़ाहट की सरसराहट की आवाज़ आना। एग्रेवेशन कोल्ड एयर कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी हवा से, ठंडा पीने से मिडनाइट के पहले और मॉर्निंग की तरफ टुवर्ड्स मॉर्निंग एग्रेवेशन देखने को मिलता है। सेंसेशन ऑफ ए स्प्लिंटर, फिश बोन और प्लग इन द थ्रोट, गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ अटका हुआ हो, जैसे मछली की हड्डी अटकी हो, जैसे कोई प्लग लगा हो। ऐसा अर्जेंटम नाइट्रिकम में और नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। क्विंसी, क्विंसी माने इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट, स्पेशली टॉन्सिल एब्सेस हो जाता है व्हेन सेपरेशन थ्रेटन्स, जब उसमें सेपरेशन होने की टेंडेंसी होती है। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग, ये जो थ्रोट में लंबे टाइम से स्वेलिंग हो और इसके साथ साथ हियरिंग लॉस हो गया हो। हार्डनेस ऑफ हियरिंग का मतलब होता है हैविंग हियरिंग लॉस, सुनने में दिक्कत वो आ गई हो। तो ऐसा बराइटा में भी इंडिकेटेड है, लाइकोपोडियम में भी है, प्लम्बम एंड सोराइनम में भी इंडिकेट होता है। द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, स्किन जो है वो छूने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कैन नॉट बियर इवन क्लॉथ्स टू टच अफेक्टेड पार्ट्स, अफेक्टेड पार्ट्स पे कपड़ा भी छूना उसको बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा लाइकेसिस में भी देखने को मिलता है। सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच बट कैन बियर हार्ड प्रेशर, और अगर ऐसी टेंडेंसी है कि हल्का सा टच करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लेकिन हार्ड प्रेशर को बियर कर सकता है, तो ऐसा सिंकोना में देखने को मिलता है। स्किन अफेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, द पेन ऑफन कॉजिंग फेंटिंग, स्किन अफेक्शंस बहुत ज़्यादा टच के लिए सेंसिटिव होते हैं और उस पेन की वजह से पेशेंट बेहोश हो जाता है, फेंटिंग हो जाती है। अल्सर्स, हर्पीस सराउंडेड बाय लिटिल पिंपल्स और पस्ट्यूल्स, हर्पटिक अल्सर्स होते हैं, उनके चारों तरफ छोटे छोटे पिंपल्स या पस्ट्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। स्प्रेड बाय कोलेसिंग, कोलेसिंग का मतलब होता है मर्ज होना, फ्यूज़न हो जाना। तो ये जो छोटे छोटे पिंपल्स हैं, छोटे छोटे पस्ट्यूल्स हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और ये ऐसे फैलता है। मिडिल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड, जो लोअर लिप का मिडिल है बीच में यहाँ पर क्रैक पड़ जाता है। ऐसा ही अमोनियम कार्ब में, नाइट्रम म्यूर में भी देखने को मिलता है। क्रैक्स इन कमिसर्स, अगर ये साइड साइड में जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं तो ऐसा कंडुरेंगो में देखने को मिलता है। आई बॉल्स सोर टू टच, जो आई बॉल्स हैं, आँखें हैं, वो छूने के लिए मतलब छूने से उनमें पेन होता है, दुखता है। पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इनटू द हेड, ऐसे पेन होता है जैसे वो सर में पीछे की तरफ खिंच जाएंगी। ऐसा ओलियम एनिमेल में और पेरिस क्वाड्रिफोलिया में भी देखने को मिलता है। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन विथ सोर स्मेल, छोटे बच्चों का डायरिया जिसमें सोर स्मेल आती है, खट्टी खट्टी स्मेल आती है, ऐसा कैलकेरिया में, मैककार्ब में भी देखने को मिलता है। स्टूल एंड चाइल्ड एंड स्टूल हैव अ सोर स्मेल, अगर बच्चे में और स्टूल में दोनों में खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है तो र्यूम इंडिकेटेड होती है। क्ले कलर्ड स्टूल, अगर क्ले कलर का स्टूल है तो हिपरसेल्फ के अलावा कैलकेरिया और पोडोफाइलम भी इंडिकेटेड है। स्वेट्स प्रोफ्यूजली डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ, दिन रात बहुत ज़्यादा पसीना होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बिना किसी रिलीफ के इससे आराम नहीं होता। पर्सपिरेशन सोर, जो पर्सपायरेशन है वो भी सोर होता है, खट्टा होता है। ऑफेंसिव माने बदबूदार होता है। ईजिली ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, ज़रा सा भी फिजिकल एक्सर्शन होगा, ज़रा सा भी मेंटल एक्सर्शन होगा तो पर्सपिरेशन ज़्यादा होगा। ऐसा सोराइनम में और सीपिया में भी देखने को मिलता है।
रिलेशंस की बात करते हैं। सो हेपर सल्फ इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलेंडुला इंजरीज ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स। अगर सॉफ्ट पार्ट की इंजरी है तो हेपर सल्फ जो है वो कैलेंडुला का कॉम्प्लीमेंट्री है। हेपर एंटीडोट्स, अब हेपर सल्फ किनको किनको एंटीडोट करता है, बैड इफेक्ट्स ऑफ मरकरी, मरकरी के बैड इफेक्ट्स को एंटीडोट करता है। अदर मेटल्स, दूसरी मेटल्स के जो है वो बैड इफेक्ट्स हैं। आयोडीन के बैड इफेक्ट्स या आयोडाइड ऑफ पोटास, कॉड लिवर ऑयल। रेंडर्स पेशेंट लेस ससेप्टेबल टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड कोल्ड एयर। तो ये पेशेंट को जो है वो हेल्प करता है, पेशेंट को एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए थोड़ा कम ससेप्टेबल बनाता है, या कोल्ड एयर के लिए जो ससेप्टेबिलिटी है उसको कम करने की टेंडेंसी होती है इसमें। कंपेयर, यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है सल्फर और हेपर सल्फ का। द सोरिक स्किन इफेक्शंस ऑफ सल्फर आर ड्राई, इचिंग, एग्रीवेशन बाई स्क्रेचिंग, नहीं एम्ब्लूरेशन बाई स्क्रैचिंग एंड नॉट सेंसिटिव टू टच। जो सोरिक इफेक्शंस हैं सल्फर के वो ड्राई होते हैं, उनमें इचिंग होती है और खुजाने से उसमें आराम हो जाता है, टच के लिए सेंसिटिव नहीं होते। वाइल इन सल्फर द स्किन इज़ अनहेल्दी, हेपर के केस में जो स्किन है वो अनहेल्दी होती है, सेपरेटिंग होती है, उसमें पास फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है, मॉइस्ट होती है एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच। इसके साथ साथ मॉइस्ट रहती है स्किन और टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एग्रेवेशन की बात करें तो हेपर सल्फ में एग्रेवेशन पेनफुल साइड पे लेटने की वजह से, ऐसा काली कार्ब और आयोड में भी देखने को मिलता है। कोल्ड एयर से एग्रेवेशन है, अनकवरिंग से एग्रेवेशन है, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग, ठंडी चीज़ें खाने या पीने की वजह से, अफेक्टेड पार्ट्स को छूने से एग्रेवेशन है और मरकरी के एब्यूज़ की वजह से एग्रेवेशन है। एम्ब्लूरेशन वार्म थी जनरल, एम्ब्लूरेशन जो है वो जनरल वार्म से, गर्मी से एम्ब्लूरेशन होता है, ऐसा आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है। रैपिंग अप वार्मली, अच्छे से रैप अप कर लेने से, कवर कर लेने से, स्पेशली हेड रीजन में, तो इस पेशेंट को आराम मिल जाता है। ऐसा सोराइनम और साइलिसिया में भी देखने को मिलता है। एम्ब्लूरेशन इन डैम्प वेट वेदर, डैम्प वेट वेदर में आराम होता है, ऐसा कॉस्टिकम में, नक्स में भी देखने को मिलता है। एंड रिवर्स ऑफ, और इसका उल्टा नेट्रम सल्फ में देखने को मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain and subscribe the channel for more videos on homeopathy.